हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एसएसटी के टॉपिक राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं के विषय में। ये जो टॉपिक है वो आपकी यूनिट नंबर 10 का टॉपिक है और इस यूनिट का नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। दोस्तों ये हमारी जो है 10वीं यूनिट है और यहाँ पर हमने देखिएगा कल राजस्थान के एकीकरण से संबंधित बातें की थी। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 1 से 12 जो हमारी यूनिट है इनमें से सारा सिलेबस अपना हो चुका था। इसमें से 3 टॉपिक हमारे बाकी थे जिनके विषय में हमने कल बातें करनी शुरू की थी। तो यहाँ राजस्थान का एकीकरण हमने देख लिया है। आज हम प्राचीनतम सभ्यताएं और जनपद वाले टॉपिक को देखेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए इसकी एक ही वीडियो देखेंगे। अपने प्राचीनतम सभ्यताओं को एक ही वीडियो में डालने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। जनपद को अपने अलग वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार इसमें से परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। और अगर आपने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया है तो 1 से 12 यूनिट का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज जो है कंप्लीट हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहां से जाकर के ज्वाइन करके आप जो है पूरा सिलेबस कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम बात करते हैं राजस्थान की सभ्यताओं के विषय में। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की सभ्यताओं को जानने से पहले हम ये तथ्य जान लेते हैं कि राजस्थान में जो पुरातात्विक विभाग और संग्रहालय है उसका गठन 1950 में किया गया था। अब देखिएगा आगे की कंडीशन को हम देखें। जब 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद में, स्वाधीनता के बाद में, जो हमारे सभी पुरातात्विक स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए। और पाकिस्तान में चले जाने के बाद में उसको थोड़ा सा ईगो आ गया, थोड़ा घमंड हो गया कि विश्व के जो भी प्राचीनतम सभ्यता स्थल है वो तो हमारे पास में है, और इसी बात का वो दम्भ भरने लगा। इसी को हमारे लोगों ने एक चैलेंज लिया। भारत ने इस पाकिस्तान के चैलेंज को स्वीकार करते हुए यहाँ पर पुरातात्विक विभाग के द्वारा खुदाई करने का कार्य आरंभ करवाया, जो कि पूर्वी पंजाब, राजस्थान और गुजरात में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों और इसी श्रृंखला के अंदर अमलानंद घोष ने राजस्थान में कालीबंगा और ऐसे ही कुछ टीलों की खोज की थी। और कालीबंगा जो था वो पहला ऐसा क्षेत्र था जिसकी खोज आज़ादी के बाद में की गई थी, उत्खनन किया गया था और ये प्राचीन सभ्यता के रूप में जाना गया, जिसके बाद में जो है पाकिस्तान का महत्व धीरे धीरे कम हो गया था। दोस्तों तो यहाँ सबसे पहले हम कालीबंगा के विषय में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले कालीबंगा जो सभ्यता है हमारी उसी को देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है दोस्तों? तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? घग्गर नदी के तट पर है और कालीबंगा में है। और कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों? कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा, पीलीबंगा तहसील में, जिसका नाम है कालीबंगा, और जहां पर कालीबंगा सभ्यता हमें प्राप्त होती है। अब अगर हम देखें इस कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है, इस शब्द को हम क्या कहते हैं? पहली बात तो कि ये जो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी से लिया गया है और इस शब्द का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली मने ब्लैक से लेके चलते हैं, अपने बंगा मने चूड़ियाँ से लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार से इस कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो है काली चूड़ियाँ। अब देखिएगा किसी भी सभ्यता को अगर हमें पढ़ना है तो हमें कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं। एक तो कि वो सभ्यता स्थल कहाँ पर है, दूसरा कौन सी नदी के किनारे हैं और वहाँ से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है जो इम्पोर्टेंट हो, कौन सी धातु को वो इस्तेमाल किया करते थे। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि वो नगरीय सभ्यता थी या फिर ग्रामीण सभ्यता थी। तो आगे बढ़ें तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों तो इस सभ्यता का जो प्रथम खोज करता है वो अमलानंद घोष को माना जाता है। समय है 1952 से 53 के मध्य का। 1952-53 जो भी आपके ऑप्शन में आए उसको देख लीजिएगा। कुछ किताबें 53 लिखती है, 1953 लिखती है और कुछ 52 लिखती है। राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताबों में आपको 1953 लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों तो इस सभ्यता का जो प्रथम खोज करता है वो कौन है? अमलानंद घोष। एक प्रश्न भी आपसे बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता भी है। इसका उत्खनन कार्य जो है 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। और ये जो सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। दोस्तों इसके बाद में
हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो नगरों का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो जो निर्माण हुआ था वो एक सुनियोजित नक्शे के आधार पे हुआ था। किस आधार पे हुआ था? एक बहुत ही अच्छे नक्शे के आधार पर किया गया था। और इस नक्शे में आप ध्यान से देखेंगे तो सारी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी दोस्तों, इसीलिए ये थोड़ा सा विशेष भी हो जाता है। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1961 से 69 यानी 69 के मध्य ब्रजवासी लाल, ये बीबी लाल का ही पूरा नाम है दोस्तों, और ये बीके थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर, इनके द्वारा किया गया था। और ये जो स्थल है वो गग्गर नदी के मुहाने पर है, ये बात अपने कर चुके हैं। इस सभ्यता को हम 5 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। सभ्यता को कितने स्तरों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है दोस्तों? तो 5 स्तरों के अंदर जो है इसको विभाजित किया जाता है, और इनमें से 2 बहुत प्राचीन हैं और 3 जो हैं वो बाद में बने हुए माने जाते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से याद कर लीजिएगा, 1961 से 69 के मध्य ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा इसमें उत्खनन कार्य किया गया। और कालीबंगा जो सभ्यता है वो गग्गर या फिर सरस्वती भी अपने इसको कहते हैं, उसी के मुहाने पर प्राप्त होती है। और यहाँ जो है सभ्यता को 5 स्तरों में बांटा जाता है, 2 बहुत प्राचीन है और 3 जो है उसके बाद में बने हुए हैं। यहाँ खुदाई में 2 टीले हमें मिले हैं, जैसा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की प्रत्येक सभ्यता में हमें देखने को मिलते हैं। एक जो होता है वो नगर होता है और दूसरा दुर्ग होता है। दुर्ग जो है वहां पर राजा और प्रशासनिक लोग रहते हैं, ऐसा सभी जगह हमें देखने को मिलेगा। वहां के नगरों की विशेषताएं, कुछ अपवाद स्वरूप कहीं पर 3 भी मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमें कितने टीले मिले हैं? 2 टीले मिले हैं। एक टीले के नीचे दुर्गनुमा नगर है और दूसरे के नीचे जो है बिना दुर्ग वाला एक नगर हमें देखने को मिला है। एक के नीचे तो क्या है, दुर्गनुमा नगर है, और दूसरे के नीचे बिना दुर्ग वाला नगर है जहां पर सामान्य लोग रहते थे। और नगर की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए यहाँ बने मकानों की पद्धति को हम ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। यहाँ जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति क्या है? मकानों की पद्धति है, जो हम देखते हैं सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और वहां पर मकान बने हुए होते थे, और मकानों के जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुला करते थे। यहाँ से भवन जो मिले पहले कच्ची ईंटों से और बाद में पक्की ईंटों से बने, और कच्ची ईंटों से बने हुए भवनों के कारण ही इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दीनहीन बस्ती कौन सी है या कौन सी सभ्यता के लिए कहा जाता है, तो वो होगी हमारी कालीबंगा सभ्यता जो है वो दीनहीन बस्ती या सभ्यता के नाम से जानी जाती है। यहाँ से हमें एक स्नानागार भी मिला है जहाँ से पानी निकालने के लिए लकड़ी की बनी एक नाली मिली है, जो विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष माने जाते हैं। इस कथन को समझिएगा कि यहाँ से हमें क्या मिला है, इसको इस तरह से याद करिएगा। विश्व में सबसे पहले लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। तो कालीबंगा में क्या कर रहे हैं? वो पानी निकालने का काम कर रहे हैं एक स्नानागार से, जिसके लिए एक लकड़ी की नाली बनी हुई है, जो विश्व का सबसे पहला उदाहरण अपने मान करके चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता, पश्च सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता आदि के नाम से जानते हैं। इन्हीं के ये समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता, पश्च हड़प्पा सभ्यता या प्राक हड़प्पा सभ्यता के ये समकालीन है। यहाँ उत्खनन से हमें कांसे के उपकरण भी मिले हैं दोस्तों। यहाँ से हमें कांसे के उपकरण मिलते हैं, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कालीबंगा जो सभ्यता है किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पूर्व स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। खोज कई हुई होंगी, लेकिन जो पहला उत्खनन जो हुआ वो कालीबंगा में हुआ था, स्वतंत्र भारत का, इसलिए ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए कि सभ्यताएं आपको कौन सी याद करनी है, तो 4-5 सभ्यताएं हैं जहां से आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। एक तो कालीबंगा है, एक आहड़ है, एक बैराट है और एक गणेश्वर है। इनमें से जो है आपके सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना होती है। इसके अलावा एक बालाथल है। ये 4-5 ही हैं और विशेष स्थल है तो ये 4 हैं जिनमें से आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी के नाम भी याद हैं तो आपका काम चल जाता है दोस्तों।
तो स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन किया गया था और हड़प्पा से संबंधित राजस्थान में जितने भी साक्ष्य मिलते हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि यहाँ इनकी जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि की तरह हुआ करती थी, जिसे ब्रुष्टोफेदन लिपि कहते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए कि इनकी लिपि कौन सी थी, तो वो थी ब्रुष्टोफेदन लिपि। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले विश्व में भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्व के प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो दोस्तों वो मिलते हैं कालीबंगा से। यहाँ पर हमें 7 हवन कुंड भी प्राप्त हुए हैं, इनकी भी बात अपने आगे करेंगे। और यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र और एक सिक्के पर महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित है। तो यहाँ पर इस तरह से देवी का जो चित्र मिला है, इसी आधार पर हम मानते हैं कि ये जो व्यवस्था थी ये मात्र सत्तात्मक थी। कालीबंगा की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता ही थी, और ये क्या थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता अपने मान करके चलते हैं। यहाँ 6 छेदों वाली बालक की एक खोपड़ी हमें प्राप्त होती है। 6 छेद, एक खोपड़ी मिली है जिसके अंदर 6 छेद है दोस्तों। वो 6 छेद क्यों किए गए होंगे, ऐसा अनुमान माना जाता है कि इसका ऑपरेशन किया गया होगा, यानी शल्य चिकित्सा की गई होगी, और इसी से हम मानते हैं कि विश्व में सबसे पहले शल्य चिकित्सा यहीं पर की गई होगी। तो वरना तो खोपड़ी में छेद क्यों होंगे दोस्तों। तो ये शल्य चिकित्सा के प्रमाण अपने मान करके चलते हैं। वो जिया होगा, क्या हुआ होगा उसका, वो तो उसी समय के लोग ज़्यादा बेटर ढंग से जानते हैं। यहाँ से हमें मिट्टी का एक पैमाना, जो फुट्टा कहते हैं जिसको अपने, उसी प्रकार से पैमाने भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कपड़े में लिपटा एक उस तरह भी मिला, यानी कपड़ा भी मिला है और उस तरह भी देखिए मिला होगा। सेव करते होंगे या कुछ भी किसी न किसी रूप में उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसको काम में लिया ही होगा। यहाँ से हमें मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं। तो फिर इससे हम क्या समझें, इससे हम ये समझते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ में कालीबंगा का कोई संबंध रहा होगा, तभी तो वो यहाँ से मोहरें प्राप्त होती हैं, यानी कोई ना कोई व्यापार उस समय इनके साथ में चलता होगा दोस्तों। यहाँ से मिश्रित फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। कौन सी फसल के मिश्रित, यानी मिश्रित रूप में फसलें बोना, और कौन सी फसलें हैं वो गेहूं और जौ की मिश्रित फसलों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से स्वस्तिक के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। किसके, स्वस्तिक के, और ये मानते हैं कि इससे वास्तु दोष का निवारण किया जाता था। इस सभ्यता से मंदिरों के अवशेष हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं मिले हैं दोस्तों। लोथल के समान ही यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जिनमें हड्डियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि वहाँ पर कोई बलि प्रथा चली होगी, किसी न किसी प्रकार की कोई बलि दी गई होगी, तभी ये यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से कलश, सवादान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कांस्य दर्पण, कंघा, सीपों के आभूषण, तांबे की पिने, इस प्रकार का सामान अगर हमें यहाँ से मिले तो हम ये मान लेते हैं कि वो कहीं न कहीं श्रृंगार किया करते थे, श्रृंगार प्रधान थे। यहाँ से हमें भारत के सबसे पहले प्राचीन तंदूर के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। आई होप कि आप तंदूर से वाकिफ़ होंगे, रोटियां बनाने के लिए काम में आता है। तो सबसे पुराना जो तंदूर है, सबसे पुराने तंदूर के अवशेष जो हैं वो भारत के यहीं से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। ये वाक्य हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी, कालीबंगा मानी जाती है। इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1350 से लेकर के 1750 तक का माना जाता है, ईसा पूर्व का माना जाता है दोस्तों। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इतिहासकार कैनेडी कहते हैं कि यहाँ कोई संक्रामक रोग फैला होगा जिसके कारण लोग समाप्त हो गए और ये बाकी सामान ऐसे का ऐसे ही रह गया। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे प्राकृतिक आपदा के रूप में भी मानते हैं। जैसे भी रहा होगा, लेकिन इस महान सभ्यता का अंत हो गया। अगली सभ्यता के रूप में हम देखते हैं आहड़ सभ्यता को। अगली हमारी जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। सबसे पहला यही कि क्या ये ग्रामीण थी, तो बिल्कुल ये एक ग्रामीण सभ्यता है जो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे उदयपुर जिले में प्राप्त होती है, मिली है वहाँ पर। तो कैसी सभ्यता है, आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है जो आयड़ या फिर बेड़च नदी के किनारे है, उदयपुर जिले में है। इसे और क्या कहा जाता है, इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं, आघाटपुर कहते हैं, आघाट दुर्ग कहते हैं, और इसे बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, आघाट दुर्ग या फिर बनास सभ्यता भी कहते हैं। इसका एक स्थानीय नाम भी है धूलकोट।
इसी का नाम है धूलकोट। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, धूलकोट के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब हम कहें भी इसकी खोज किसने की थी, तो इसके खोजकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ के खोजकर्ता कौन थे, अक्षय कीर्ति व्यास थे। कब की थी, 1953 की बात आती है। और इसका जो उत्खनन हुआ था वो आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में किया गया था दोस्तों। सर्वाधिक उत्खनन तो इसके समय में किया गया था, लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो 1961 में पुणे विश्वविद्यालय के थे प्रोफेसर सांकलिया यानी HD सांकलिया जिनको अपने कहते हैं, उनके द्वारा किया गया था। 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है और इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से हमें अनाज रखने के मृद भांड यानी गोरे एवं कोट या कोठे प्राप्त होते हैं। ये मृद भांड है जिनका ये नाम है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमें जो याद रखना है उस चीज़ को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, आयरन नदी के किनारे मिली है, उदयपुर में है। इसे ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, आघाटतुर्क बनास सभ्यता भी कहते हैं। स्थानीय लोग इसे धूलकोट भी कहते हैं। इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। 1956 में इसका उत्खनन हुआ RC अग्रवाल के द्वारा और इसका सर्वाधिक उत्खनन जो है HD सांकलिया के द्वारा किया गया था दोस्तों। 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से अनाज रखने के लिए मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिसे हम गोरे या कोट कहते हैं। यहां से हमें उत्खनन में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें भी प्राप्त होती हैं। इनमें से एक मुद्रा पर जो है त्रिशूल है और दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो खड़ा हुआ दिखाई देता है। और यहाँ से मिली तस्तरियाँ और पूजा के काम आने वाली धूपदानियाँ, जो पूजा के काम आने वाली धूपदानियाँ और तस्तरियाँ जो यहाँ से मिली हैं वो ईरानियन शैली की हैं। किस शैली की हैं दोस्तों, ईरानी शैली की हैं। और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आहड़वासियों का जरूर ईरान से कोई ना कोई संबंध रहा होगा, तभी तो ये यहाँ तक पहुँची हैं, अन्यथा वहाँ की चीज़ें यहाँ तक कैसे आई हैं दोस्तों। अब यहाँ से हमें छपाई के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, चित्रित बर्तन और तांबे के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आटा पीसने की चक्की कहाँ से मिली है, चित्रित बर्तन हैं और तांबे के उपकरण, ये सभी चीज़ें यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। और यहाँ जो जानने की बात है, यहाँ से एक वृषभ मूर्ति भी हमें प्राप्त होती है जिसे बनासियन बुल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बनासियन बुल की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, तो वो आहड़ सभ्यता से मिली है। आटा पीसने की चक्की भी यहीं से मिली है और इनका संबंध ईरानियों से भी था। और यहाँ पर मुद्राएं और मोहरें भी हमें प्राप्त होती हैं दोस्तों। आहड़वासी कृषि यानी कि चावल, पशुपालन में कुत्ता, हाथी, मेंढा, गेंडा आदि से ये परिचित थे और ये मृतकों को कपड़ों व आभूषणों के साथ में ही दफनाते थे दोस्तों। यहाँ से हमें तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तांबा गलाने की भट्टियाँ जो है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो सारी के सारी हमें प्राप्त होती हैं आहड़ सभ्यता से। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो मिट्टी से बने हुए मनकों के आभूषण पहनते थे। यहाँ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई संयुक्त प्रणाली, परिवार प्रणाली रही होगी दोस्तों। खाद्यान्न फसल के रूप में यहाँ से ज्वार व चावल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ज्वार और चावल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आहड़ से बिना हत्थे के छोटे जलपात्र भी मिले हैं, जैसे पूर्वी ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यताओं में पाए गए हैं। तो इनसे हम ये मान लेते हैं ईरानी सभ्यता से भी इनका संबंध था। पीछे भी कुछ चीज़ें हमने इस प्रकार की देखी थी। आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल जो है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का अपने मानते हैं। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का जो अंत हुआ था प्राकृतिक आपदा से हुआ था। अन्य इतिहासकार है वो अलग भी मानते हैं, लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने किस प्रकार से माना है, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आई थी जिसके कारण यहाँ के लोगों का विनाश हो गया था। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो हमारी आती है गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, नीम का थाना सीकर में है। और किस नदी के किनारे है, तो नदी याद रखिएगा कांतली नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, कांतली नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। और इस सभ्यता की जो खोज है सर्वप्रथम 1972 में RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। और उत्खनन कार्य जो है वो 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के ही नेतृत्व में किया गया था। तो खोज किसने की थी, RC अग्रवाल ने। कौन सी नदी थी, कांतली नदी थी। स्थान है नीम का थाना और सभ्यता है गणेश्वर।
ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में भी सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में स्वीकार की जाती है, इसीलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है तो वो है गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से हमें मकानों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता, बल्कि पत्थरों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। यहाँ से मकानों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग न मिलकर के पत्थरों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें पत्थरों के बांध प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। और यहाँ से जो है तांबे का निर्यात होता था। यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ताम्र से बनी हुई सामग्री भेजी जाती थी। तांबे का निर्यात कहाँ से होता था? तो वो गणेश्वर सभ्यता से होता था। इसे हम क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। इसलिए ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीम का थाना सीकर में है दोस्तों। यहाँ से ताम्र निर्मित मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए ताम्र निर्मित मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं तो फिर वो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से मिले मृद पात्र जो हैं कथी मृद पात्र के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बेराट सभ्यता के संबंध में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बेराट यानी जयपुर में है दोस्तों, जिसे हम विराट नगर भी कहते हैं। इसका नाम विराटपुर या विराट नगर भी मिलता है, जो प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी मानी जाती है, जिसे हम बेराट भी कहते हैं दोस्तों। इस सभ्यता के अवशेष जो हैं हमें बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी और गणेश जी की डूंगरी पे मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बीजक की डूंगरी। कैप्टन बर्ट जब आए थे इन्होंने इसे ही ये नाम जो है बीजक दिया था। तो ये जो है कहाँ कहाँ मिले हैं? भीम की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव की डूंगरी और गणेश जी की डूंगरी पर हमें प्राप्त होते हैं। इसकी खोज जो है वो किसने की थी? 1936-37 के अंदर इसका नाम आता है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो NR बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? NR बनर्जी के द्वारा किया गया था। इस स्थल की यात्रा देखिए ह्वेनसांग ने भी की थी 634 ईस्वी में। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो यहाँ पर आके गया था 634 ईस्वी में। यहाँ देखिए 8 पंचमारक मुद्राएं मिली हैं और 28 इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों की कुल 38 मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। और इनमें से जो हैं वो 16 मुद्राएं मिनांडर राज्य की हैं, जो ये सिद्ध करता है कि बेराट पर कभी यूनानी शासकों का अधिकार हुआ करता था। तो ह्वेनसांग कहाँ आया था? बेराट में आकर गया था। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। इसका पुराना नाम था विराट नगर या विराटपुर। बेराट से हमें भाबरू का शिलालेख मिलता है, जिसकी खोज जो है कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। किस लिपि में ये है, किस शैली में है? तो ब्रुष्टोफेदन शैली में है। और इसमें सम्राट अशोक को क्या कहा गया है? मगध का राजा बोला गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें इसे मगध का राजा बोला गया है। इसी शिलालेख के नीचे बुद्ध, धम्म और संघ लिखी हुई हैं। ये जो शिलालेख हमें प्राप्त होता है इसी के नीचे जो है बुद्ध, धम्म और संघ शब्द लिखे हुए हैं, जो सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था के प्रति संकेत माने जाते हैं। बेराट में हमें एक गोल मंदिर भी मिलता है, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था और ये भारत में सर्वप्रथम मंदिर का अवशेष भी माना जाता है। क्या समझे दोस्तों? बेराट में हमें एक गोल मंदिर प्राप्त होता है, जिसका जो निर्माण है अशोक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और संभवतः यह भारत में सर्वप्रथम मंदिर है, इसी का अवशेष माना जाता है। यहाँ से हमें सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज यानी चट्टानों पर बने चित्र कहाँ से मिले हैं? यहाँ से। और इसी कारण से प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहते हैं तो बेराट सभ्यता को ही कहते हैं। बाणगंगा नदी के किनारे है यह। और इस सभ्यता से हमें बौद्धकालीन और मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बेराट सभ्यता से कौन सी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं तो बौद्धकालीन और मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। बाणगंगा नदी के ये किनारे हैं। 1871-72 में अंग्रेज अधिकारी कार्लाइल ने इस क्षेत्र का और गहन सर्वेक्षण किया और यहाँ से भीम की डूंगरी से उसे अशोक का एक और शिलालेख प्राप्त होता है। 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध विहार स्तूप भी प्राप्त होता है और बुद्ध की मथुरा शैली में बनी हुई मूर्ति हमें प्राप्त होती है। मूर्तियां प्राप्त हुई महात्मा बुद्ध की जो हीनयान
शाखा से संबंधित है बौद्ध धर्म की। यहाँ हमें भीम की डूंगरी पर, देखिए नाम से स्पष्ट है, भीम की डूंगरी किसकी है, भीम की डूंगरी, और यहीं पर भीम ताल भी मिलता है जिस पर ये कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने पानी निकालने का काम किया था भीम ने। दयाराम साहनी और वेनसांग ये कहते थे कि यहाँ पर हूण शासक मिहिरकुल आया था और उसने बैराठ में बौद्ध स्तूपों और बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया और कोटि बौद्ध उपासकों का वध भी किया था दोस्तों। तो ये भी काफ़ी एक अलग सी बात है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी रह जाती है। अगर आपसे पूछा जाए भीमताल कहाँ है तो बैराठ में है दोस्तों, और ये अशोक का शिलालेख है। बस यही बातें हैं जो यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बागोर सभ्यता के विषय में। भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे, तो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई ये सभ्यता है। 1967 to 68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर LS लेसने के नेतृत्व में इसका जो है पता हमें चला था। और यहाँ से उत्खनित जो स्थल है उसे महासतियों का स्थल कहते हैं। ये शब्द आपको याद रखना है, महासतियों का स्थल। ये कहाँ है दोस्तों, ये पुरातात्विक स्थल हैं जो हमें बागोर में मिलते हैं। यहाँ से हमें प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं तो बागोर से प्राप्त होते हैं। यहाँ से इसके अलावा हमें बोतल के आकार के बर्तन, हाथ व कान में पहनने के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इनके सौंदर्य प्रेमी होने के अनुमान भी लगा सकते हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को अच्छे से। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है तो बागोर सभ्यता को कहा जाता है, जो भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी के किनारे है, जिसकी खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी और डॉक्टर LS लेसनी के नेतृत्व में की थी। यहाँ जो स्थल मिले उसे महासतियों का स्थल कहते हैं। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो यही है। जैसे मैं कहूँ कि दीनहीन बस्ती अगर कालीबंगा थी तो संपन्न पाषाणीय सभ्यता जो थी वो कौन सी थी, वो बागोर हुआ करती थी दोस्तों। बागोर से हमें मछली मारने, शिकार करने, चमड़ा सिलने और छेद निकालने के औजार मिले हैं। यहाँ के लोग स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे, वास्तु दोष का निवारण भी करते थे दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगला जो हमारे पास में आता है वो है सोंथी सभ्यता। सोंथी सभ्यता जो है वो हमें बीकानेर में प्राप्त हुई है दोस्तों। सोंथी सभ्यता कहाँ है, बीकानेर से प्राप्त होती है। कालीबंगा के समान ही सर्वाधिक तथ्य और सामग्री हमें यहीं से प्राप्त होती है, इसलिए इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा प्रथम किसे कहते हैं तो वो सोंथी सभ्यता है जो बीकानेर में है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन कार्य किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं नोह सभ्यता के विषय में। नोह कहाँ है, भरतपुर में है और रूपारेल नदी के किनारे है, नोह गांव में है। नोह गांव में होने के कारण हम इसे नोह सभ्यता कहते हैं, भरतपुर में है और रूपारेल नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है वो RC अग्रवाल के द्वारा 1963-64 में की गई थी। ये कौन सी सभ्यता है, ये एक लौह युगीन सभ्यता मानी जाती है। यहाँ से हमें पक्षी चित्रित कुषाणकालीन ईंटें प्राप्त होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए पक्षी चित्रित कुषाणकालीन ईंटें हमें कहाँ से प्राप्त होती है तो वो नोह सभ्यता से प्राप्त होती है और ये एक लौह युगीन सभ्यता मानी जाती है। यहाँ खुदाई से हमें 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं और एक मिट्टी के पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह भी हमें प्राप्त होता है। अन्य जो प्रमुख लौह युगीन सभ्यताएं हैं उनमें सोनारी है, जोधपुरा है, चकचौरासी है, तरखान वाला डेरा है और विराटनगर है दोस्तों। ये सारी अन्य प्रमुख लौह युगीन सभ्यताएं हैं। रेड सभ्यता ये भी इम्पोर्टेंट है, सिक्कों के लिए जानी जाती है। यह ढील नदी के किनारे विकसित थी। कौन से नदी के किनारे, ढील, और वर्तमान में टोंक की निवाई तहसील में है। कहाँ पर है, वर्तमान में टोंक की निवाई तहसील में है दोस्तों। इसका जो उत्खनन है 1938-40 में केदारनाथपुरी के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। किसके नेतृत्व में हुआ था, केदारनाथपुरी के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। और इसे हम प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहते हैं। यहाँ से जनपद युग की मुद्राएं, समकालीन लौह सामग्री के विशाल भंडार हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ के कारीगर अर्धकीमती पत्थरों, शंकों और सिप्पू व कांस्य पदार्थों से मनके बनाते थे। यहाँ से हमें मातृ देवी, गजमुखी यज्ञ की मूर्ति और एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त होता है, जिसके कारण हम इसे भारत का, प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन सा स्थान है, तो वो कौन सा रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा हमारा रेड, जिसे हम टोंक में जानते हैं। बालाथल सभ्यता, ये जो है सभ्यता उदयपुर में है और वल्लभनगर तहसील में स्थित है। इसका उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा 1993 में किया गया था, काफ़ी बाद में हुआ था। यहाँ से हमें कपड़े का एक टुकड़ा हमें प्राप्त होता है जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, और इसी से ये हम जानते हैं कि ये दूसरा स्थान है जहाँ से हमें कपड़ा प्राप्त हुआ है। यहाँ से तांबे के सिक्के भी मिलते हैं जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृतियां हैं। तो बालाथल से हमें तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं हाथी और चंद्रमा की आकृति वाले। यहाँ से 5 लोहा गलाने की भट्टियां भी हमें प्राप्त होती हैं। कितनी दोस्तों, 5 लोहा गलाने की भट्टियां हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। और संभवतः यहाँ से क्या बनते थे, लोहे के औजार बनते थे। इन भट्टियों से हम ये मान सकते हैं क्या मिलते थे, वहाँ से लोहे के औजार बनते होंगे। यहाँ पत्थर की ओखली और मिट्टी की मूर्ति भी हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर एक दुर्गनुमा भवन मिला है, पास ही 11 कमरों वाला भवन, सांड कुत्ते की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ के लोग जो हैं शिकार, पशुपालन, कृषि आदि के बारे में अच्छे से जानते थे। आगे हम बात करते हैं नगरीय सभ्यता के विषय में। ये चित्तौड़गढ़ में है, बेड़च नदी के किनारे है। यहाँ देखिए ये जो स्थान है इसे सिवी जनपद की राजधानी भी कहते हैं। दोस्तों हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जनपद भी हैं, हालांकि हम उसे अलग से भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ इसी संदर्भ में भी आप देख सकते हैं सिवी जनपद की राजधानी थी। इसी नगरी को प्राचीन काल में मध्यमिका, मेदपाट, मध्यमिका इन नामों से भी जाना जाता था। और जो इसका उत्खनन हुआ था 1904 में डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया था। दोस्तों सिवी जनपद के सिक्के और 4 चक्रकार मुद्राएं यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ से एक वैष्णव मंदिर के भी अवशेष मिले हैं, वैष्णव मंदिर के, और ये हमारे देश का प्राचीनतम वैष्णव मंदिर माना जाता है, इसलिए हमने इसको अलग से भी पढ़ा है। हमारे देश का प्राचीनतम वैष्णव मंदिर कहाँ है, हमें यहीं प्राप्त होता है। इसके अलावा भी कुछ और सभ्यताएं हैं जिन्हें अगर हम जान लेंगे तो हमारी तैयारी संपूर्णता की ओर बढ़ती है, ज़्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं रह जाती है। हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है दोस्तों, जितना आपकी परीक्षा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा हमने कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम हनुमानगढ़ की ही एक और सभ्यता के विषय में बात करते हैं जो है रंग महल सभ्यता, और सरस्वती नदी के किनारे हैं। कहाँ है दोस्तों, ये सरस्वती नदी के किनारे हैं। और इस सभ्यता की खोज जो है 1952-54 में डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल के द्वारा की गई थी। लाल रंग के पात्रों पर काले रंग के डिजाइन के कारण इसे रंग महल कहा जाता है। लाल रंग के पात्र हैं, काले रंग के डिजाइन हैं, इसी कारण से इसे रंग महल कहते हैं। यहाँ से हमें गुरु शिष्य की एक मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। आगे हम बात करें नगर सभ्यता के विषय में, जो टोंक उनियारा में है, मालव नगर के नाम से विख्यात। इस सभ्यता की खोज डॉक्टर N.K. पुरी के नेतृत्व में हुई थी। इसमें मालव व आहड़ सिक्के और गुप्तकालीन लेख हमें प्राप्त होते हैं। इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। खेड़ा सभ्यता कौन सी है दोस्तों, नगर सभ्यता ये है जो टोंक उनियारा में है दोस्तों। ये मालव नगर के नाम से भी विख्यात है, N.K. पुरी ने इसकी खोज की थी। तिलवाड़ा सभ्यता, जैसा कि आप जानते हैं तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तो लूनी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। जोधपुरा जो है वो जयपुर साबी नदी के किनारे विकसित हुई। फिर हम सुनारी सभ्यता को थोड़ा देख लेते हैं, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, झुंझुनू की है। इसका उत्खनन जो है 1981-82 में हुआ और यहाँ से लोहे के अयस्क बनाने की प्राचीनतम भट्टी मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से लोहे के अयस्क बनाने की प्राचीनतम भट्टी मिली है। और यहाँ से लोहे का एक प्याला भी मिला है जो भारत में सबसे पहले यहीं से मिला हुआ माना जाता है। फिर हम बात करते हैं भीनमाल जालोर। R.C. अग्रवाल के नेतृत्व में इसकी खोज हुई। यहाँ से प्राप्त मृद पात्रों पर विदेशी रोमन एम्पोरा का अंकन किया गया है। गिलूंड राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे विकसित एक सभ्यता है जिसकी खोज बीबी लाल ने की थी। इसे आयड़ संस्कृति का प्रहरी केंद्र कहते हैं, ये हमें याद रखना होगा। आयड़ संस्कृति का प्रहरी केंद्र हम किसे कहते हैं, तो गिलूंड को कहते हैं। ईसवाल क्या है, ईसवाल उदयपुर में है और ये एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती हुआ करती थी दोस्तों। ईसवाल क्या थी, एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती हुआ करती थी। यहाँ हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं। इसमें हाथी व ऊंट के दांत प्रमुख थे दोस्तों।
मंडोर जोधपुर में है, रावण की ससुराल भी कहते हैं। इसकी खोज जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। नाडोल कहाँ है दोस्तों? पाली में है। इसे मध्य काल में जूना खेड़ा भी कहते थे। जून खेड़ा या जूना खेड़ा कहते थे। ये नाडोल है। नाडोल कहाँ है दोस्तों? नाडोल पाली में है। इसके पश्चात कुराड़ा की बात करें तो ये नागौर में है। तांबे के प्राचीन औजारों के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसे औजारों की नगरी भी हम कहते हैं। औजारों की नगरी कौन सी है? कुराड़ा, नागौर। इसके बाद में देखिए मलाह की बात करें तो मलाह जो स्थल है वो कहाँ है? भरतपुर में है दोस्तों। गर्दड़ा बूंदी में है। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ से हमें प्राप्त होती है, छाजा नदी के किनारे। बयाना भरतपुर, इसे श्रीपंथ सभ्यता भी कहते हैं। इसका पुराना नाम भी है श्रीपंथ बयाना। गुप्तकालीन सिक्के और नील की खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नील की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बयाना भरतपुर से। ओला कहाँ है? जैसलमेर में है। यहाँ पर एक पाषाणकालीन कुल्हाड़ी हमें प्राप्त होती है। लोद्रवा जैसलमेर में है और ये भाटी शासकों की राजधानी रही थी। बांका गांव ये आजकल थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बांका गांव जो है भीलवाड़ा में है और यहाँ पर राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा हमें कहाँ से मिली है तो बांका गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है दोस्तों। इसके अलावा गुरारा सभ्यता की हम बात करें तो ये सीकर हैं और यहाँ से चांदी के 2744 सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जिनको हमने पूरे डिटेल में देख लिया है और परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो सारे के सारे इसमें डाल दिए हैं दोस्तों। जो जरूरी चीज़ें हैं वो लगभग इसमें आ चुकी है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आपके लिए बाकी रह जाता है। इसके अलावा कोई किताब भी पढ़ लेंगे साथ में तो आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। इनकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है atulyares.in वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और अगर आपको लाभ हुआ है तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।